बिहार चुनाव में नामांकन का दौर जारी है। पहले चरण के लिए शुक्रवार को नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। एनडीए के कई प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। दानापुर और सहरसा में आयोजित नामांकन सभा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर हमला बोला। देखिए रिपोर्ट। बिहार चुनाव में नामांकन का दौर। एनडीए के कई प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। दानापुर और सहरसा में मौजूद रहे योगी। आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। बिहार में पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का शुक्रवार को आखिरी दिन है। ऐसे में नामांकन का दौर तेज है। गुरुवार को एनडीए के कई उम्मीदवारों ने नामांकन का पर्चा भरा। दानापुर से बीजेपी के प्रत्याशी रामकृपाल यादव ने नामांकन का पर्चा भर दिया। रामकृपाल के नामांकन सभा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन के लोग विकास बनाम बुर्के की शरारत कर रहे हैं। इंडी गठबंधन में फिर से उन्होंने शरारत शुरू की है और वह शरारत शुरू की है विकास बनाम बुर्के का। जब भी बिहार विकास के बारे में चर्चा कर रहा है, जब बिहार के नौजवानों के मुंह पे विकास की चर्चा है, जब विकास की प्रतिभा को लेकर के बिहार का नौजवान आगे बढ़ना चाहता है, तब यहां पर बुर्के को लेकर के कांग्रेस ने, आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया है। आप मुझे बताइए, क्या इनको फर्जी पोलिंग करने का अधिकार दिया जाना चाहिए? क्या यहां पर विदेशी घुसपैठियों को आकर के बिहार के गरीबों का, बिहार के दलितों का, बिहार के नागरिकों के अधिकार पर क्या उन्हें डकैती डालने की छूट देनी चाहिए? रामकृपाल यादव के पक्ष में सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बीजेपी विकास की राजनीति करती है, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी की राजनीति का मकसद परिवार कल्याण है। गरीब कल्याण न कांग्रेस के एजेंडे में था, न आरजेडी के एजेंडे में। इनके एजेंडे में तो परिवार कल्याण था, स्वयं का परिवार का कल्याण हो। इनके एजेंडे में कांग्रेस का भी परिवार का कल्याण था और आरजेडी के भी एजेंडे में वही परिवार कल्याण था। एनडीए ने पूरे भारत को और बिहार के अंदर पूरे बिहार को ही अपना परिवार मान करके बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ दिया। दानापुर के साथ योगी आदित्यनाथ ने सहरसा में बीजेपी प्रत्याशी आलोक कुमार रंजन की नामांकन सभा को भी संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार का संबंध केवल एक संबंध नहीं है, एक साझी विरासत है। अयोध्या में राम मंदिर बन गया तो अब बिहार में माँ जानकी का भव्य मंदिर बन रहा। यहाँ का राम भक्त कहता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। भविष्य की एक शुभ संकेत को लेकर के उत्साह और उमंग के साथ दौड़ता था, खड़ा होता था। और आज तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है और राम दरबार भी विराजमान हो गया है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव प्रत्याशी संजय गुप्ता के नॉमिनेशन में शामिल हुए। न सिर्फ एनडीए बल्कि महागठबंधन के कई प्रत्याशियों ने भी नामांकन का पर्चा भरा। रुपौली से आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती ने पर्चा भरा। दमदाहा से संतोष कुशवाहा ने नॉमिनेशन दाखिल किया। वहीं जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव ने महुआ से नामांकन पर्चा दाखिल किया। तेज प्रताप यादव अपनी दादी की तस्वीर लेकर नामांकन करने पहुंचे थे। हमारी दादी, इन्हीं के आशीर्वाद से हम हो गए या हमारे पिता हो गए, इन्हीं के आशीर्वाद से हम लोगों ने आगे बढ़ने का काम किया। तो ऐसे शुभ मौके पे जबकि नॉमिनेशन करना था तो हम अपनी दादी को ही लेकर के आ गए अपने साथ। ये सदैव अमर हैं, सब लोग के हमारे दिल में है। इन्हीं को
बिहार में पहले चरण के साथ दूसरे चरण के लिए भी नॉमिनेशन जारी है। 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग है, जबकि 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। दूसरे चरण के लिए 20 अक्टूबर तक नामांकन भरे जा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। जहां एक तरफ नामांकन का दौर चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पेच अब भी फंसा हुआ नजर आ रहा है। और यह उम्मीद की जा रही थी कि आज देर शाम तक महागठबंधन की ओर से सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया जाएगा। जहां एक तरफ मुकेश सहनी ने दो बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाला है। अब खबर यह मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि राहुल गांधी ने उनसे बातचीत की है और मसला सुलझाने पर फोकस किया गया है। हमारे साथ संवाददाता अस्मित जुड़ रहे हैं पटना से, हम उनके पास आपको लेकर चलते हैं। अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उनके साथ जुड़े हुए हैं। अस्मित, देखिए, जहां एक तरफ एनडीए के अब उम्मीदवार नामांकन दाखिल करने लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के जो तमाम उम्मीदवार या फिर संभावित नाम हैं, नजरें टिकाए बैठे हुए हैं, राबड़ी आवास पर नजरें टिकाए बैठे हुए हैं दिल्ली में कि कब उनके नाम का ऐलान होगा और उनके सीट शेयरिंग को लेकर घोषणाएं होंगी। बिल्कुल आयुष, देखिए, इस बार पहली बार इस बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है कि सीट शेयरिंग का मामला अब तक उलझा हुआ है। सभी घटक दल जो है एनडीए के हो या महागठबंधन के हो, ये कोशिश की जा रही है कि उम्मीदवारों की जल्द सूची जारी कर दी जाए। हालांकि इस समय हमारे साथ अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। जल्दी एक बार से परिचय कराते हैं। आरजेडी से आरजू खान हमारे साथ हैं, जन सुराज से नीलमणि सिंह जी हमारे साथ हैं, बीजेपी से नीतीश जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से विकास झा हैं और जेडीयू प्रवक्ता महेश दास हमारे साथ जुड़े हैं। सीधे सबसे पहले चलते हैं विपक्ष के पास। महागठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग का मामला उलझा हुआ है। क्या इस तरह की बात हो गई है आरजू जी कि अब तक आप लोगों ने सीट शेयरिंग, ना तो उम्मीदवारों की सूची जारी हो पाई लेकिन सिंबल्स बांटे जा रहे हैं? देखिए, जब बिहार की जनता के लिए, बिहार की आवाम के 14 करोड़ के लिए जब हम लड़ाई करेंगे, जब उनकी बातों को रखेंगे, उनकी बातों को स्थापित करेंगे ज़मीन पे, तो कुछ वक्त लग सकता है। 243 सीटों पे मंथन हो सकता है, लेकिन वक्त रहते हम सब कुछ कर लेंगे। आज रात के 10-11 बजे तक सारी चीज़ें, तस्वीरें साफ आ जाएंगी। जाहिर सी बात है, लेट हुआ है, उसकी वजह से आप लोग तरह तरह की प्रोपगंडे भी चल रहे हैं, परसेप्शंस भी चल रहे हैं, कुछ उसमें सच्चाई भी हो सकती है। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन यकीन के तौर पर मैं कह सकता हूं कि वक्त से पहले इसको सुलझा लिया जाएगा, क्योंकि बात बिहार की आवाम का है, आम जनता का है, आम नागरिक का है, क्योंकि उसकी शिक्षा का सवाल है, उसके पलायन। एनडीए ने बढ़त बना ली है यहीं पर आप लोगों से, क्योंकि आपके जो घटक दल है मुकेश सहनी, वो तो नाराज चल रहे हैं। आज 3 बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ में मैं आपकी बातों की अभिव्यक्ति की आज़ादी, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूं, लोकतंत्र में जनादेश जब तक जनता का नहीं आ जाता है तब तक कोई चीज़ें यकीन पे नहीं कही जा सकती है। जनता का जनादेश 14 नवंबर को आएगा, उस दिन पता चलेगा कि जमीन पर कौन है, धरातल पे कौन है। आप अभी से कुछ भी कह सकते हैं, ये आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन जिस तरीके से बिहार प्रदेश में आपने देखा है, जनता ने मोर्चा खोल रखा है। किसके खिलाफ? एनडीए समर्थित सरकार के खिलाफ। मंगल पांडे कौन है? हेल्थ मिनिस्टर है भारतीय जनता पार्टी के। उनको जनता सड़कों पे दौड़ा के उनको खींच रही है और उनसे जवाब ले रही है। अब देखिए, बचौल साहब कौन है? श्रवण कुमार जी मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको बिहार की जनता खदेड़ रही है। ये जीवेश मिश्रा जी कौन है, जो अभी नकली दवा में आपने सुना होगा, उनका बड़ी नाम आया है। उन लोगों को प्रदेश की जनता खदेड़ रही है, सवाल पूछ रही है। आपने जुमलाबाजी किया, वो जमीन पे चीजें क्यों नहीं उतरी, उस सवाल का जवाब दीजिए। तो हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, थोड़ा सा वक्त लगेगा, यकीन करिए। इतना वक्त लगा दिया कि अब कल नॉमिनेशन की प्रक्रिया का अंतिम दिन। मैंने कहा वक्त रहते तय कर लिया जाएगा। आज रात गुजरा नहीं है, आप आराम से रहिए, इत्मीनान से रहिए। बिहार की एक एक आदमी का एक एक चीज का जवाब मिलेगा। जेडीयू से समझते हैं आखिर कहां देरी हो गई महागठबंधन में? आप लोगों ने तो बढ़त बना लिया है, अब तो महागठबंधन पीछे हो गई। अब तक ना तो सीट शेयरिंग फाइनल हो पाया, लेकिन आरजेडी ये कह रही है कि बहुत जल्द अब फैसला हो जाएगा रात में ही। जिस समय हम लोग अभी एसके पुरी पार्क के सामने खड़ा हैं, शायद कल इस समय नॉमिनेशन का टाइम नहीं रहेगा, तो आप समझ जाइए कि कहाँ चले गए हैं ये। अब इनके पास तो कुछ है नहीं। अब आप समझिए ना, आप ही कह रहे हैं ना कि हम आगे निकल चुके हैं। अब बिहार के आम आवाम एनडीए के साथ है, तो ये तो फैसला भी अभी ही तय हो गया है कि जो आदमी, जो गठबंधन अभी तक अपना अलायंस के साथ 243 उम्मीदवार सेलेक्ट नहीं कर पाया है,
वो बिहार के 14 करोड़ आवाम के साथ क्या न्याय कर पाएगा, ये तो भगवान भरोसे है। आप भी समझ तो सिंबल्स बांट ही रही है। लालू यादव भी कल देर रात में अपने उम्मीदवारों को बुलाकर राबड़ी आवास के बाहर सिंबल्स बांट रहे थे अंदर। ये तो नुकवा चोरी हम लोग बच्चा में खेलते थे, तो ये वही हुआ ना। लालू जी दिल्ली से लौटते हैं, टिकट बांटना शुरू करते हैं, तेजस्वी जी पहुंचते हैं तो टिकट वापस करना शुरू कर देते हैं। तो इन लोगों का तो लगता है कि ना पिताजी और बेटे में समन्वय है, ना इन लोगों का अपना गठबंधन में कोई समन्वय है। तो इससे तो साफ पता चलता है ना कि इनको बिहार के जनता नोटिस नहीं लेती है। अब बिहार के जनता इनसे तो ऐसे भी 20 साल पहले ही तरस थी, तो अब इनके तरफ घूर के देखती भी नहीं है। इसलिए नहीं देखती है कि इनका जो नेतृत्व है अपने घर जिससे नहीं संभल रहा है, वो प्रदेश क्या संभालेगा। इसका जीता जागता उदाहरण है कि महागठबंधन का सीट शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आप समझिए असर कहाँ है। कर दीजिए सीट शेयरिंग, इतना समय क्यों लग रहा है भाई। कांग्रेस तो ये कह रही है कि हम लोग तो मुकेश सहनी को मना चुके हैं, आप लोग में ही पेच फंस गया है। महागठबंधन में सब कुछ बैलेंस है और तरीके से सारा सीट बंटवारा हो चुका है। आज रात आखिरी है, रात बाकी है, बात बाकी है, कल तक आखिरी दिन तक क्यों? सवाल तो वही है ना कि आखिरी दिन तक क्यों? सवाल ये है कि बिहार की जनता का सवाल है, और जब बिहार की जनता का सवाल है तो ये हड़बड़ी में निर्णय नहीं हो सकता है। इसके लिए इत्मीनान से सभी पार्टी, बहुत सारी पार्टी है, तो उसमें सभी लोगों का राय, सभी लोगों का मंतव्य आना जरूरी है। और उन सब को ध्यान में रखते हुए हमारी पार्टी केंद्र की पार्टी है और राजद के साथ आपकी पार्टी से मुकेश सहनी बहुत नाराज हैं। तभी आज राहुल गांधी की भी फोन पर बातचीत हुई है, मुकेश सहनी को समझाया गया है कि भाई रुकिए, जो सीट आप चाहते हैं हम देंगे। वो नाराजगी परिवार में ही होती है। एक परिवार में भाई भाई में नाराजगी होती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ठीक नहीं चल रहा। सब कुछ ठीक चल रहा है और समय से निर्णय ले लिया जाएगा। आप लोग इत्मीनान से रहें, बिहार बदलाव की ओर बढ़ चुका है। आप लोग में सब ठीक हो गया? उपेंद्र कुशवाहा तो कह रहे थे ऑल इज नॉट वेल, ऑल इज नॉट वेल, दिल्ली गए सब ठीक हो गया। अरे तो आप देख रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी तो 101 सीटों का प्रत्याशी की घोषणा कर दी कल ही, पूरा क्लियर हो गया। जेडीयू भी कर दी, लोजपा मुश्किल हुआ, लेकिन बड़ा मुश्किल। और उपेंद्र कुशवाहा मांझी जी को बड़ा मनाना, लोक मोर्चा भी कर दिया। तो एनडीए में कहीं कोई खटपट नहीं है। खटपट का नहीं अब है या पहले रात अंतिम यही रात भारी। महागठबंधन वाले से आप पूछ लीजिए, हो सकता है कि विदाई का रात यही है। 14 तारीख को देख लीजिएगा बिहार की जनता क्या करने वाली है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब भाई सीट बंटवारे में इस प्रकार का मामला है तो बिहार का विकास में क्या होगा समझ सकते हैं हम। एक एक घर सरकारी नौकरी का वादा है, बहुत प्रकार की बातें हैं। महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। मुकेश सहनी का क्या स्थिति है? महागठबंधन नितेश जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए पहले। महागठबंधन के एक भी नेताओं ने ये नहीं कहा कि हमारे गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। आपके नेता ने, उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसे नेता माने जाते हैं जो घर के अंदर कमरे में जब बात सेट हो जाए तभी जुबान खोलते हैं। झा जी उन्होंने ट्वीट किया था, रहीमन धागा प्रेम के मत तोड़ो चटकाए, सब लिखने का क्या मतलब है? कुछ तो बात होगा तब ना, अंदरूनी कहीं बात है तब तो इतना लेट हो रहा है। मुकेश सहनी जी क्यों आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और फिर कुछ बोल रहे हैं, फिर कुछ बोल रहे हैं। हो सकता है थोड़ा देर में कहेंगे हमको फिर छुरा घोप दिया गया। तो सब तो नौटंकीबाजों की पार्टी है, यहाँ कुछ भी हो सकता है? जब गठबंधन में ही कुछ ठीक ठाक नहीं है तो इतना लेट का है भाई? किस चीज में लेट है? इतना दिन से आप योजना नहीं बना एक एक सीट पर, 2 दिन में पूरा योजना बन जाएगा। महागठबंधन एनडीए में लड़ाई तो है ही। प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं इन दिनों? उम्मीदवारों की सूची जो जारी हो रही है, जारी कर क्या रहे हैं? चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं? नहीं लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे चुनाव। और चुनाव नहीं लड़ने के पीछे एक उद्देश्य है। ये उद्देश्य है कि जैसे अगर वो चुनाव लड़ते किसी भी जगह से तो उनको वहाँ पे कम से कम तो 3-4 दिन देना पड़ता। उन 3-4 दिनों में जो हमारे कैंडिडेट खड़े हैं और जगहों से लड़ रहे हैं, तो वो उस तरह से वहाँ नहीं जा पाते, उनको बूस्टअप नहीं कर पाते। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और उसके अलावा मैं पार्टी के जितने प्रत्याशी हैं उनके पास जाऊंगा, उनके लिए काम करूंगा। कुछ दिन पहले जब प्रत्याशियों की सूची आई थी, मैडम आप खुद देख रही होंगी, पार्टी कार्यालय में कई प्रत्याशियों ने हंगामा कर दिया। ये कहा गया मैं दावेदार था। वहाँ पे एक सर्वे भी हुआ था जिसमें सुनिए ना, आप तो हैं जानते हैं और मैं भी जानती हूँ
कि ऐसा कभी हुआ है कि आप ये देखिए ना कि यहाँ पे जो हम लोग 4-5 पार्टी खड़े हैं, किसी के भी प्रत्याशियों का लिस्ट नहीं निकला है पूरा का पूरा। हमारा निकला, हमने वादा किया, हमने निकाला, हमने कहा कि मैं पढ़े लिखे और जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है, पहली बार जिनको चुनाव लड़ना पड़ेगा वैसे लोगों को दूंगा। तो 80% लोग अभी तक जितने हम लोगों ने निर्णय लिया उसमें 80% लोग वैसे ही लोग हैं जिन्होंने कि चुनाव नहीं लड़ा है। तो सवाल तो यहाँ बनता ही नहीं है। आप क्या सवाल पूछिएगा जनसुराज के बारे में? हर लोग तो एक डरा हुआ है, लेकिन कोई नाम नहीं लेता है, वो चाहे जेडीयू हो, बीजेपी हो, राजद हो। तो इसलिए मैं कहूँगी यही कि हम लोग हर तरह से एकदम जो सिस्टम है उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। और आपके पास कोई प्रश्न नहीं है। जहाँ तक हंगामे की बात है, अभी 2 बच्चे में एक को जरा ज़्यादा खाना मिल जाता है तो अगला रोने लगता है कि हमको काहे तुमने इतना दिया। यहाँ तो इतना बड़ा हुजूम है जिसको टिकट दिया गया। तो आप लोग को भी लग रहा है डर है इस बार जनसुराज से, क्योंकि एनडीए महागठबंधन में मुकाबला तो हम हमेशा देखते हैं बिहार विधानसभा चुनाव में, इस बार जनसुराज नया विकल्प के तौर पे आ रहा है बिहार में। अभी बाई इलेक्शन हुआ था, 4 सीटों पे जनसुराग नामक एक पार्टी लड़ी थी, 3 सीटों पे जमानत जब्त। वो कैसे हुआ? 1 मिनट सर, 1 मिनट नहीं, प्लीज 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 4 सीटों पे जनसुराज ने चुनाव लड़ा, 3 पे जमानत जब्त हुई। ये 6% वोट उसको नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वो विंग है और इस प्रदेश का गरीब, मजदूर, वंचित, शोषित समझता है कि राष्ट्रीय जनता दल का जब भारतीय जनता पार्टी सामने से मुकाबला नहीं करती है ना, तो ऐसे अस्त्र शस्त्र को भेजती है। लेकिन बिहारी कुछ वक्त के लिए गरीब प्रदेश जरूर हो सकता है, लेकिन दिल का बड़ा पक्का है और दिमाग का बड़ा पक्का है, वो सब चीज़ें जानता है। अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, आदरणीय नीतीश कुमार का वो फुटेज भी निकाल के दिखाइए, वो वीडियो फुटेज जिसमें उन्होंने खुद कबूल किया है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो हनुमान है दूसरे, गृह मंत्री अमित शाह जी ने फ़ोन किया था। किसको फोन किया था? नीतीश कुमार जी को फोन किया था। किस चीज के लिए? जनसुराज के जो प्रशांत किशोर हैं उनको नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनवाया फोन करके। ये नीतीश कुमार ने कहा है, और कहिएगा तो मैं अभी वीडियो निकाल के सबके सामने सार्वजनिक कर दूंगा। सुन लीजिए, प्रशांत किशोर जनता दल यूनाइटेड में नेशनल वाइस प्रेसिडेंट रहे, सत्ता में उस वक्त है, उस वक्त में बिहार की याद क्यों नहीं आती उनको? आप बताइए ना, उस वक्त में बिहार का पिछड़ापन क्यों नहीं दिखता है? बिहार तो आरोप तो लगते हैं कि जब चुनाव होता है तब प्रशांत किशोर दिखते हैं, चुनाव के बाद वो चले जाते हैं बिहार छोड़कर। पहली बात, आप जो सवाल पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। जवाब नहीं, मैं दे रही हूँ जवाब। पहले जिस समय उन्होंने नीतीश का चुनाव लड़ा था, नीतीश कुमार का, उस समय उन्होंने न कोई पार्टी बनाई थी, न उन्होंने कहा था कि मैं बिहार में आकर के मैं इसमें अपनी पार्टी बनाऊंगा और जनता के लिए काम करूंगा। यह निर्णय उन्होंने मात्र 3 साल पहले लिया है। उसके पहले उनका वो कार्य था, काम था, वो करते थे, वो पैसा लेते थे, चुनाव का स्ट्रेटजी बनाते थे। वाइस प्रेसिडेंट जनता दल यूनाइटेड में थे, मैंने उसकी बात कही है, उसकी ऑन रिकॉर्ड है। अरे और तो कहा, अभी नहीं ना है, नहीं तो सही पूछ लेते हैं, क्या लग रहा है सच में जो आरजेडी कह रही है वो सही है? आरजेडी क्या कहेगी? आरजेडी के पास है ही क्या? अब बताइए ना। और जहाँ तक आप प्रशांत किशोर जी पे बात कर रहे हैं, तो प्रशांत किशोर जी को हमसे ज्यादा कौन जानता है? हमसे ज्यादा कोई जानता है क्या? प्रशांत किशोर 1 नंबर का पॉलिटिकल फ्रॉड है। प्रशांत किशोर 1 नंबर का राजनीतिक बहेलिया है। उनका कहीं कुछ अच्छे एजुकेटेड उम्मीदवार उतार रहे हैं, इस बार जीत का दावा है। अरे तो वो किशोर कुमार मुन्ना पे आरोप है रेप का, रामबली चंद्रवंशी पे कौन आरोप है आपको भी पता है। तो ये जो नकाब लेके घूम रहे हैं ना प्रशांत किशोर जी एक सीट पे 30 कैंडिडेट से फॉर्म भरवा कर 25 हजार रुपया लिए हैं। 25 हजार का ही जवाब दीजिए। नहीं, पहले बताइए आप किस पार्टी, किसके? 25 हजार का जवाब। नहीं, पहले ये किस पार्टी के हैं? जेडीयू के हैं वो। जेडीयू के हैं ना। आप नहीं जानते हैं क्या कौन क्या करता है? क्यों नहीं जानते हैं? आप जो ये बात प्रशांत किशोर के बारे में बोल रहे हैं, तो आप नहीं जानते हैं कि वो कब क्या करते थे, और आपका जो पार्टी का नेता लोग है वो क्या करता है? मैं यह कहना चाहूंगी
कि कोई प्रशांत किशोर के बेईमानी के बारे में अगर गंगा में भी खड़ा होकर के बोलेगा तो मैं उस पर विश्वास। मैं आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं की थी, मैंने इसलिए ज्वाइन किया प्रशांत किशोर को और जन सुराज को कि उससे ज़्यादा ईमानदार और सच्चा नेता और उससे ज़्यादा सच्ची पार्टी कोई नहीं है। दूसरी बात, किसने चला है अपनी पार्टी की शुरुआत या देश की जनता से मिलने का शुरुआत मतलब उन्होंने लगातार पैदल चलकर किया है, ये तो आपको भी पता है। उनको क्या ज़रूरत थी, उनके पास करोड़ों रुपया था जो अपना उन्होंने काम किया था ये आकर बिहार की सेवा में लगाने के लिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप उनकी तुलना कर ही नहीं सकते हैं ना। विकल्प है इस बार। देखिए, प्रशांत किशोर जी बिहार के राजनीतिक में फिलहाल कोई मायने नहीं रखते हैं, ये सही कहा इन लोगों ने। वो उगाही करने, मान के चलिए आप, उनका जितना भी विधानसभा सीट है वहाँ उन्होंने क्या किया, घुमाया किसी और को, सर्वे किसी और के नाम का आया, जो भी आया मामला, पैसा भी दिया। अब देखिए विधानसभा कितना भारी विरोध है। दूसरी बात, राष्ट्रीय जनता दल का कहना कि बी टीम है, भारतीय जनता पार्टी की प्रशांत किशोर की टीम जो है जनसुराज बी टीम है, तो बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल निराधार है। भारतीय जनता पार्टी को तो लगता ही रहता है ना भाई कि आप लोग किसी बी टीम की जरूरत नहीं है, इन्हीं के बी टीम है। जिनका वोट बैंक का दावा ये लोग करते हैं, उनका वोट बैंक का दावा वो लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास है और उनका बी टीम ये नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल है। सीट शेयरिंग को लेकर एक सवाल का जवाब दीजिए। कल कांग्रेस के कार्यकर्ता जिस तरह से आपस में भिड़े पटना एयरपोर्ट पे, इस तरह का तो कभी तस्वीरें सामने नहीं आई थी। राजेश राम का विरोध हो गया, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लवारू का विरोध हो गया, और अपने में ये कुछ उपद्रवी तत्व थे जो इस कार्यकर्ता को उपद्रवी बता रहे हैं। नहीं, ये कार्यकर्ता कांग्रेस का ये कल्चर नहीं है। कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं वो अहिंसावादी होते हैं, और जो भी उपद्रवी तत्व वहाँ एयरपोर्ट पर इस तरह का कुकृत्य करने का काम किए हैं, उनको कहीं से हम कार्यकर्ता का दर्जा तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है। और कहीं से राजेश राम क्यों हुआ आपको पता होना चाहिए कि क्यों हुआ। टिकट को लेकर के ये मामला नहीं, ये आरोप लगा कि विक्रम विधानसभा की सीट को आप लोगों ने, आपके अध्यक्ष ने 5 करोड़ में बेच दिया। ये अफवाह हो सकती है, लेकिन हमारी पार्टी में जब से कांग्रेस के प्रभारी, बिहार के प्रभारी आदरणीय श्री कृष्णा लवारू जी बने, उस दिन से और आज तक कांग्रेस पार्टी के अंदर किसी भी तरह का भ्रष्टाचार का कोई गुंजाइश नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए। जो भी वर्कर है उनका सम्मान इस पार्टी में मिल रहा है, उनको अधिकार मिल रहा है, और हम लोग घर घर जन जन अधिकार की बात कर रहे हैं। और जनता हुआ बता दीजिए ना सर। हम तो सुने कि प्रदेश अध्यक्ष को पीटा गया है एयरपोर्ट पर, आप भी जानते हैं, वीडियो वायरल हो रहा है। वो आदमी गाली दे रहा है खुलेआम, जो आपका पदाधिकारी है, जानता भी लोग है। आप कह रहे हैं कि उपद्रवी लोग है। ये तो आई थी जिस तरह से लड़ाई हुआ पटना एयरपोर्ट पे, मारपीट की नौबत आई, कैसे देख रही है जेडीयू उसको? कांग्रेस क्या है, कांग्रेस यहाँ आरजेडी के सामने कटोरा लेके खड़ा रहती है। इस बार थोड़ा सा अपना माहौल बनाया। और तो वोटर अधिकार यात्रा किया, राहुल गांधी आए, कई बड़े दिग्गज बिहार में थे, वोटर अधिकार यात्रा हुआ। राहुल गांधी जी फर्जी जननायक हैं। अब राहुल गांधी जी 2 दिन यात्रा किए, फिर कहाँ चले गए पता है ना आपको? विदेश ऐश मौज करने। तो बहुत सक्रिय है। इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश का नेता विरोधी दल और बिहार का नेता विरोधी दल दोनों विरासत से निकले हुए लोग हैं, जिनको एक जरा सा इस देश की न राज्य की सच्चाई पता है। तो करिएगा क्या? इसीलिए बिहार के जनता बहुत समझदार है। हम तो देखते हैं कभी तेजस्वी यादव जी रोजगार, सरकार बनने के बाद हर घर में एक सरकारी नौकरी मिलेगी, इससे बड़ा बात और उसी पे हम आ रहे थे। सुनिए ना, हम तो बड़ा आश्चर्य होते हैं जब तेजस्वी यादव कहता है कि हम हर एक घर में नौकरी देंगे। अरे भाई, पहले अपने तो 10वां पास कर लेते तो एक आध गो पियून चपरासी का नौकरी लग जाता। और इस देश में और इस राज्य में जो पढ़ा लिखा युवा है उसको तो अपमान ही न कर रहे हैं। ये जो अपना रोजगार पाने की पात्रता नहीं रखता हो, वो दूसरे को क्या रोजगार देगा भाई? और इसीलिए रोजगार की बात कर रहे हैं, पता है ना? जवाब दीजिए। बोल रहे हैं वो कि कोई रोजगार, एजुकेशन पे इनके बात करने का हक नहीं है।
क्योंकि इस देश का चौथी फेल प्रधानमंत्री बन के बैठा है और उसका गठबंधन जनता दल यूनाइटेड से है। और जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, जो हमारे पाठशाला का है, पता नहीं छठा पास है कि सातवां पास है, उसको बिहार का डिप्टी सीएम सत्ता पक्ष ने बना के रखा है। तो आप उस पर बातें मत करिए। और दूसरी बात जनसुराज की भी चल रही थी, मैं जानना चाहूंगा और आपके सामने चैलेंज करना चाहूंगा जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को कि वो बताएं कि ऐसा कौन सा इस देश में कौन आदमी है जो उनको 2 घंटे का 13 करोड़ रुपए देता है। थोड़ा सार्वजनिक करेंगे डेटा, वो डेटा सार्वजनिक कर दें। और उन्होंने इतना दिया है टैक्स 30-35 करोड़, वो पैसे आते कहां से हैं? थोड़ा सा सार्वजनिक करें ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब सामने से मुकाबला हमारा नहीं करती तो प्रशांत किशोर जैसे लोग आते हैं और बात भारतीय जनता पार्टी का जवाब दीजिए, जवाब नहीं है। आप जो ये बोल रहे हैं ना, आप ये डाटा मांगिए, आप डाटा मांगिए, आपको डाटा मिलेगा। नहीं मिलेगा तब ना, ऐसा थोड़ी है कि मिला है। मैं सार्वजनिक कर दीजिए। 10 दिन से नेशनल टीवी पे चिल्ला रहा हूँ, कहाँ मिला है डेटा? मिलेगा। कौन प्राणी है जो उनको 2 घंटे का 13 करोड़ देता है? पूरे देश की जनता जानना को भी लग रहा है कि इस तरह से सार्वजनिक करना चाहिए डाटा प्रशांत किशोर को, क्योंकि एक विकल्प के तौर पे बिहार में है इस समय। कोई विकल्प नहीं है, उनको बहुत सीरियस लेने का ज़रूरत नहीं है। बिहार की जनता इस बार अपना मूड बना चुकी है बदलाव का। 20 साल से जो बेहाल है, जो गुंडा राज चल रहा है, जो पटना में आए दिन आप देखते होंगे, कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन गोली नहीं चलता है। जब बिहार में एक एक जिला में गोली की आवाज सुनाई दे रही है तो ये गुंडा राज। नीतीश कुमार की जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है। क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर दलों की ओर से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, इतिहास के पन्नों को पलटा जा रहा है और आने वाले भविष्य को लेकर हालांकि बातचीत हो रही है, लेकिन फिलहाल इस वक्त चर्चा का विषय जनसुराज पार्टी बना हुआ है, जिनकी स्थापना महज 1 वर्ष पहले हुई है। चर्चा जारी रहेगी, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर से पटना लेकर चलेंगे और हम एक बार फिर सीधे लेकर चलते हैं पटना, जहां से अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी अपनी पार्टी की ओर से दावा कर रहे हैं। संवाददाता अस्मित हमारे साथ बने हुए हैं। अस्मित, कुछ बातें अधूरी रह गई थी, उनको पूरा करने की कोशिश करें। नहीं, बिल्कुल कांग्रेस के पास चलते हैं सीधे। और ये बताइए, आज रात तक का समय है, क्या लग रहा है इस बार सीट शेयरिंग का मामला 1-2 घंटे में सुलझ पाएगा जिस तरह की स्थिति बनी हुई? कांग्रेस पार्टी का सारा सीट लगभग बढ़ चुका है, 2-3 सीट बचा हुआ है, वो आज रात में क्लियर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कल भी हमारे पार्टी का कुछ नॉमिनेशन हुआ है और आज भी हुआ है। नॉमिनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। कांग्रेस पार्टी ऑलमोस्ट सीट तय कर चुकी है और बांट चुकी है। 2-3 सीट पर रह गया है मामला, वो आज रात में क्लियर हो जाएगा। तो पूछ रही है, आपके बगल में ही खड़ी है जेडीयू के प्रवक्ता, पूछ रहे हैं गठबंधन नहीं रहेगा भाई, मैं आपको बता देता हूँ। गठबंधन सब कुछ फाइनल हो चुका है, सब ऑल इज वेल है महागठबंधन में। और गठबंधन नहीं रहेगा, लिख के ले लीजिए आप। महागठबंधन में न मुकेश सहनी जी मानने के लिए तैयार हैं, न कृष्णा अल्लाबारू जी मानने के लिए तैयार हैं, और न ही और भी जो 1-2 दल हैं, कोई मानने के लिए नहीं तैयार है। राहुल गांधी की बातचीत हो रही है मुकेश सहनी से, वो तो सीटों का क्लियरेंस हो ही जाएगा आज। राहुल गांधी जी तो तेजस्वी यादव जी जब IRCTC के घोटाला में जाके हाजिरी देने गए ना, तो मिलवो नहीं किए हैं तेजस्वी जी से, पता है कि नहीं आपको? मिले तक नहीं, तो इनसे बात क्या करेंगे वो? अरे बिहार की जनता समझ चुकी है, ये लोग सिर्फ बिहार को बर्बाद कर सकता है। आप जिस समय अभी इस बोरिंग रोड के एसके पुरी पार्क के पास खड़ा है, शायद 2005 से पहले यहाँ इस टाइम में नहीं खड़ा हो सकते थे। इसलिए नहीं खड़ा हो सकते थे कि लालू यादव जी का 2 आतंक, पटना का 2 आतंक था, सुभाष यादव और साधु यादव। रोड पे निकलना मतलब समझिए कि आप खतरे से खाली नहीं है 6 बजे के बाद। ये स्थिति थी बिहार में, और ये सुरक्षा की बात कर रहे थे, क्राइम की बात कर रहे थे। अब बताइए, ये लोग बात करते हैं। अब लालू यादव जी के प्रवक्ता हम पे भाषण देंगे कि भ्रष्टाचार और अपराध, जो सीएम हाउस से डील करते थे, अपराधियों को डील होती थी। ये खेमका हत्याकांड का भी बहुत दिन नहीं हुआ, आपको याद होगा, अभी कुछ ही महीने पहले का ये घटना है, खेमका हत्याकांड, जो एसपी आवास और थाना से 500 मीटर की दूरी पर है। और जिस तरह से अभी आपको बताएं कि गुंडा राज जो चल रहा है, ये पहले नहीं होता था। और अभी जो अपराधी
और पुलिस का मिलीजुली जो सरकार चल रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये नीतीश कुमार का विफलता और इनका जो होश में नहीं है, पता है ना आपको। ये तो हमेशा आरोप लग रहा है आपके पास, ये तो हमेशा आरोप लग रहा है कि नीतीश कुमार खुद से चल नहीं रहे हैं, चलाया जा रहा है रिमोट के जैसा। आरोप है नीतीश जी बिल्कुल फिट हैं, स्वस्थ हैं और फिर से 2025 में सीएम बनने जा रहे हैं। राष्ट्रीय रहेंगे इस बार बिल्कुल बिल्कुल रहेंगे एकदम हैं। महागठबंधन वाला बात है। पूछिए कांग्रेस के प्रवक्ता से कि आपका सीएम चेहरा कौन है, बता दें अभी पर ही। कह तो रहे हैं तेजस्वी, कौन है बता दीजिए। ये सब तय है और जिस तरह से अभी बात चल रही है महागठबंधन की, वैसे ही जब 14 तारीख को रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन है और कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आप नहीं बनने जा रही है, ऐसे भी आपकी सरकार नहीं बनने जा रही है। सही बता रहा है, ऐसे भी आपकी सरकार नहीं बनने। लोग कांग्रेस बोल क्यों नहीं रही है कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के चेहरा है, नेता। मैं पहले जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता जो साथी है हमारे, मैं उनका जवाब दे दूं। आज ये बात क्या कर रहे हैं, 20 साल पहले ले जाके आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं। 20 साल पहले ले जाके अतीत में जो इनका काला बदनुमा चेहरा है ना, उसको छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, आज का 20 साल का बच्चा जो जवान हुआ ना, वो नौकरी मांग रहा है। बिहार के सड़कों पे अगर नौकरी की बात करता है तो लाठियां मिलती है, वाटन कैनन की बौछार मिलती है। इनसे सवाल करिएगा, उपलब्धि नहीं बताएंगे। 20 साल पहले गब्बर सिंह आया था, ये इनकी हालत हो गई है। आज 20 साल का बच्चा किताब लेके रोजगार मांगता है, अशिक्षा पे बात करता है, पलायन पे बात करता है, मजदूरी पे बात करता है, महंगाई पे बात करता है और अच्छे सोसाइटी में रहने की बात करता है। आप क्या कहते हैं, जंगल राज। आपसे सवाल ना पूछा जाए, वो बच्ची जो आपको मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ, उस बच्ची को आज तक इस डबल इंजन की सरकार नहीं ला पाई। वो वहां के जमीन खोदे गए और जमीन के नीचे से स्केलेटन यानी कंकाल निकला, उसके बाद भी अपराधी घूम रहा है। पूछिए तो इनसे जरा सा, चेतन आनंद को टिकट दिए, आनंद मोहन को, वो संत हैं या साधु हैं या किसी मस्जिद के? आप लोगों ने भी तो बाहुबलियों को, किस तरीके का परिभाषा की बात, बाहुबलियों को टिकट। साहबुद्दीन का आतंक किससे छुपा हुआ था? साहबुद्दीन का आतंक, साहबुद्दीन जी का आतंक किससे छुपा हुआ था? उनके बेटे अभी कहाँ हैं? पूछिए इनसे। हुलास पांडे कौन है जिसको टिकट दे रहे हैं, बताइए ना। हुलास पांडे क्या है? आनंद मोहन कौन है? संत है क्या? किसी मस्जिद के दरवेश हैं, किसी मंदिर के मठ हैं, बताइए ना। अरे हुलास पांडे को बताइए। बढ़िया थे, क्या बोलेंगे? अरे बीजेपी में जो भी कुकृत किए हुए व्यक्ति अगर मिल जाते हैं तो वो पाक साफ हो जाते हैं, वो गंगा स्नान हो जाता है उनका सारा जो गलती है, पाप है, धुल। बाहुबलियों वाला जो चेहरों को महागठबंधन और एनडीए जो उम्मीदवार बना रही है, बाहुबली चेहरों को, प्रशांत किशोर पे भी आरोप ऐसे लगते हैं कि बाहुबली नहीं, किसी बाहुबली को नहीं। आप देख लीजिए, निकाल के लिस्ट देख लीजिए प्रत्याशियों का, उसमें आपको कोई बाहुबली नहीं दिखेगा। वो भाजपा के नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है, ये मालूम है मुझे। और उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा का नेता है, जानते हैं उनको हम। भाजपा का नेता ना, इसीलिए ना कहा जाता है अरे और उनका रिश्ता एक है, इसीलिए तो कहा जाता है। देखिए जेडीयू बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। आप क्या लग रहा है कि इस तरह से चल रहा है? आप प्रशांत किशोर के बारे में कि उन्होंने बाहुबलियों को नहीं उतारा है चुनावी मैदान में। छोड़िए ना, प्रशांत किशोर फ्रॉड है, उसको हम लोग ना बिहार की जनता नोटिस लेती है। साथ तो एक समय तो नीतीश कुमार के बेहद करीबी हुआ करते। हाँ बिल्कुल थे, कुछ ब्लूप्रिंट दिखाए थे तो हम लोग साथ थे, लेकिन हाँ, पूरे देश के इकलौता पार्टी है जनता दल यूनाइटेड जो प्रशांत किशोर को राजनीति में प्रवेश कराया और सिखाया कि राजनीति क्या होता है। भले वो बहुत बड़े स्ट्रेटजिस्ट हो सकते हैं, लेकिन जनता दल यू से ही उनका शुरुआत हुआ। जब प्रशांत किशोर भी ऐसे व्यक्ति हैं जो आप पूरा वीडियो निकाल के देख लीजिए, एक लाइन वो नीतीश के लिए नहीं खड़ा बोलते हैं। पूछ लीजिए थोड़ा, क्या संस्थापक है, बता दीजिए क्या है जनसुराज में? वो सूत्रधार, वो अपने कोई पोस्ट पे नहीं। चुनाव नहीं लड़ रहे भाई, चुनाव कहाँ लड़ रहे हैं? वो तो अपनी पार्टी नहीं, राजनीति में ये सूत्रधार कौन सा पद होता है? मैं तो आज ही सुना हूँ जनसुराज के प्रवक्ता से, कौन पद पे है बताइए ना। इनके राष्ट्रीय लड़ा रहे हैं, इनके सारे उम्मीदवार 243 अध्यक्ष तो, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो उदय सिंह जी हैं, ये जानते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी को उतना नोटिस लेने की जरूरत नहीं है। बीजेपी और कुर्सी कुमार और हाफी डेफिट, इन दोनों को 14 तारीख को पता चल जाएगा कौन कितना पानी में है। जनता नकार चुकी है, जनता इन दोनों को सिरे से नकार चुकी है। सिर्फ फुटौवन इनमें जनता दल को इस प्रकार नकार दी है कि उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहा, घोषणा नहीं हो रहा अभी तक। बताइए, ये हाल है।
हाँ? अभी 1-2 घंटे में लिस्ट आ जाएगा, भूखे से आ अनिवार्य जाएगा, कैसे? गठबंधन टूट जाए, मान गए हैं? पूछिए तो मान गए हैं? कांग्रेस कह ही रही है कि सब ठीक बिल्कुल महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम आए हैं, कांग्रेस पार्टी में लगभग सीट शेयरिंग हो चुका है, उनका नॉमिनेशन सबको सिंबल मिल चुका है, 2-3 सीट पर रह गया है, वो अभी कुछ देर में लिस्ट जारी जाएगा, एक आधिकारिक हो लिस्ट जाएगा, आधिकारिक लिस्ट आपको जारी हो जाएगा, आप लोग को सूचना हमसे पहले आपको सूचना मिल जाएगी। लिस्ट जारी हो जाएगा। आपको भी लग रहा है कि बहुत जल्दी ये सब मामला वक्त रहते पहले कर लिया जाएगा। आज तब है नहीं ना अर्जुन जी, रात पर्याप्त है हमारे पास, हम कर लेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक सवाल है, ये सवाल है बिहार प्रदेश की आम जनता से कि बिहार में शराब बंद है ना, हजारों लाख लीटर विदेशी शराब कैसे डिलीवरी होता है, और बिहार का अति पिछड़े का दलित का बच्चा 3 लाख बिहार सरकार के डेटा से जेल के सलाखों के अंदर बंद है। आखिर में वो माफिया कौन है जिसको संपोषित और संरक्षित किया जाता है? पूछिए गली गली में शराब बिकता है या नहीं बिकता है? डिलीवरी बॉय के बच्चे, जो गरीब बच्चे के दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए 500, जेल में 3 लाख है। ये बिहार सरकार का आंकड़ा है। इनसे पूछिए ना, ये कैसी सरकार दे रहे हैं, कैसी सरकार दे रहे हैं? बिहार के बच्चों को, युवाओं को 500 रुपए का शराब का डिलीवरी बॉय बनवा रहे हैं। ये इनकी सरकार, ये इनकी सरकार है। पुल पुलिया करप्शन करते हैं साहब। वो बच्ची को नहीं ला पाते हैं डबल इंजन की सरकार में, जिसकी जमीनें खोद दी गई। वो बच्ची आज तक इंसाफ मांग रही है, जो कहती थी सर पे बाल नहीं है, वो चाचा, बड़े पेट वाले चाचा। इनका सरकार क्या कर रहा है बताइए ना? लैब टेस्टिंग के लिए 50 से 100 ml शराब जाने चाहिए, वहां क्या जन सुराज की सरकार आती है तो क्या बिहार में बदलाव होगा? जो महागठबंधन और एनडीए ने अब तक पुल भी खा जाता है, 40,000 करोड़ वो खाया है बिहार में। कुछ सुनाई, वो बता दीजिए कि जन सुराज की सरकार आती है तो क्या अलग होगा दोनों गठबंधन से? बहुत अलग होगा। पहली बात कि जो हमने अभी सरकार बनाने की जो हमारी उम्मीद है, जो घोषणा है, उसमें जो हम काम करेंगे वो सब सर्वप्रथम तो शिक्षा पे करेंगे, बच्चों की शिक्षा की, जिससे कि वो यहाँ पे शिक्षा पा सके, शिक्षा के लिए बाहर नहीं जा पाए। और दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो रोज़गार के लिए। हम उनके लिए रोज़गार यहीं पर ये नहीं बोलते कि हम उनके लिए 50,000 का रोज़गार बनाएंगे, हम उनके लिए 14 से 15,000, 11,000, 12,000 उसकी व्यवस्था करेंगे, जिससे कि उनको बाहर नहीं जाना पड़े। तीसरी एक बहुत बड़ी बात जो हम करने जा रहे हैं कि हमारी सरकार जब बनेगी तो हम शराबबंदी को हटा देंगे, शराबबंदी नहीं रहेगा, कि उससे हमें लाखों का उसमें शुल्क जो मिलता है। चलिए कुछ सवाल कुछ लोगों से भी कर लेते हैं, कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। आप लोग क्या लग रहा है, युवा हैं, इस बार बिहार में महागठबंधन, एनडीए, जन सुराज या कोई और? नहीं, हम मैडम के साथ हैं, हम जन सुराज के साथ में हैं। ये दोनों का है जो कंडीशन ठीक नहीं है। ये दो बताइए कि 5 साल रहते हैं साथ में, कल नामांकन पहले चरण का अंतिम तिथि है और अभी तक इनका जो सीट है वो फाइनल नहीं हुआ है। आज कुछ देर पहले हमरा लोसपा के कैंडिडेट को देखे कि घोषणा हुआ है और उसके कुछ अभी तक कांग्रेस का भी फाइनल नहीं हुआ है। तो जो अपने लिए अपने बैठकर 5 साल के लिए जो टिकट फाइनल न कर सकता है वो हम लोग का क्या देखेगा? ये जो रोड बिजली के नाम पे 20 साल से चुनाव जीत रहे हैं और ये जो कहते हैं, ये जो 15 साल ये जो जंगल राज वाले, इनको तो मिलने से रहा, इनको तो कोई चांस ही नहीं है कि सरकार इनको, जनता इनको दोबारा देगी। और प्रशांत किशोर क्यों, आखिर क्या है विजन? क्योंकि युवा के तौर पे आप क्या चाहते हैं कि प्रशांत किशोर क्यों? अब हम बताते हैं क्यों चाहते हैं। एक बच्चे को आप 5 साल तक दूध पिलाइए, उसको आप 10 साल भी दूधे पिलाइए, 15 साल दूधे और 20 साल दूधे पिलाते रहिए तो बच्चे का ग्रोथ रुक जाएगा। यही नीतीश कुमार किए हैं कि 20 साल हो गया है, इस सड़क बिजली करते रहे। 5 साल में सड़क बिजली हुआ, 10 साल में सड़क बिजली, 15 साल में सड़क बिजली और फिर 20 साल हुआ तब ये बोल रहे हैं सड़क बिजली। इसलिए अब यहाँ के जो प्लान जा रहा है बाहर में, जो लोग जा रहे हैं बाहर में काम करने, उनको यहाँ रोकना है। यहाँ ग्रोथ चाहिए। 2005 में जब वो आए, सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य कौन था? बिहार था। आज 2025 हो गया है, सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य कौन है? तो बिहार है। और ये डेटा जन सुराज का डेटा नहीं है, ये डेटा उनके ही केंद्र सरकार का है डेटा कि सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य आज भी बिहार है और 2005 में भी बिहार था। तो 20 साल में आप किए तो क्या किए भाई? बस वही सड़क बिजली से समझते हैं। आप लोगों को क्या लगता है इस बार बिहार में क्या है चुनावी माहौल? यही आरजेडी आएगा, और क्या आएगा? क्यों आएगा आरजेडी? क्यों आएगा? कि सबको चांस मिल रहा है तो उसको भी चांस मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव को मिला ही था, आपको मिला था? बताइए, वो काम किया नहीं? 17 महीने में जो 1.5 लाख 2 लाख नौकरी दिया तो काम तो किया ही, उसको चांस मिलना चाहिए। उम्मीद है कि इस बार अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते हैं तो और भी कुछ युवाओं के लिए होगा? एकदम जरूर होगा। वो हर समय तो काम ही के बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार आएगी तो हर घर में एक सरकारी नौकरी दिया जाएगा। जरूर वो कोशिश करेंगे, आएगी सरकार तो देने की कोशिश करेंगे। आप
लोग क्या लग रहा है इस बार बिहार में क्या है चुनावी माहौल एक युवा? चुनावी तो मतलब ठीक है, मतलब जेडीयू बीजेपी जो कोलिशन अभी गवर्नमेंट है तो ठीक ठाक काम कर रही है और आगे भी मतलब पावर में इसी का आना ही है जो बात है। के लिए क्या कुछ अलग होना चाहिए? हाँ, इस बार तो जो भी था मतलब सरकार ने अपना पिटारा जरूर खोला है, जो कांस्टेबल हो गया, एसआई हो गया, बीपीएससी हो गए, फिर अभी टीचर चल रहा है, ठीक है। तो ये सब सरकार में जो था वो सब सरकार ने पदों को दिया है। यशवी यादव ने जो कहा है नौकरी के बारे में, वो युवा कैसे देखें? देखिए ये जो है ना एक मतलब आप क्या बोल सकते हैं, ये सिंपली वी कैन से दैट कि एक चुनावी जुमला जो है उन्होंने फेंक दिया, ठीक है। और हर एक घर में एक सरकारी नौकरी जो आप कहते हैं दे रहे हैं, ठीक है, तो मिनिमम एटलीस्ट आई थिंक 1.5 करोड़ अप्रॉक्सीमेट नौकरी क्रिएट करनी होगी, ठीक है। एंड दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है, वो इम्पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। आपने जो भी टीचर को ले रखा है उनकी सैलरी आ रही है आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है। अब उतने सारे मतलब देखिए अब राजनीतिक दलों के साथ जनता भी अपनी बातें रख रही है। निश्चित तौर पर जनता के मन में क्या है ये तो खैर 6 और 11 नवंबर को पता चलेगा और स्पष्ट तौर पर पता चलेगा 14 नवंबर को जब चुनावी परिणाम सामने आएंगे। अस्मित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बात दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो हम आपको बिहार की राजधानी पटना में तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बातें सुना रहे थे। अलग अलग दावे हैं उनके, अलग अलग वादे हैं। जहां एक तरफ रोजगार की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ क्राइम कंट्रोल को लेकर बात चल रहा है। महागठबंधन में आखिरकार पेंच कब सुलझेगा, सवाल यह भी बहुत बड़ा है। उम्मीदवारों के ऐलान में महागठबंधन पिछड़ चुका है और पहले फेज के नामांकन के लिए कल का दिन आखिरी दिन होगा। अब तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग का पेच नहीं सुलझा है। नीतीश कुमार पर एक बार फिर से भरोसा जताया जाएगा या फिर एक बार इस बार बदलाव की बयार बह रही है? बिहार में अब की बार किसकी सरकार होगी, सबके मन में यह सवाल है। तो बिहार की सियासत में इस वक्त भूचाल मचा हुआ है, जहां एक तरफ लगातार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का खेमा अब प्रचार प्रसार में जुट गया है। आज के ही दिन 4 अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री बिहार पहुंचे थे, नामांकन सभा को संबोधित किया। दानापुर और सहरसा में योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी। वहीं दूसरी तरफ 3 दिवसीय बिहार दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच चुके हैं। एक बार फिर नीतीश कुमार या बिहार में बह रही है परिवर्तन की बयार, यह तो खैर पता चल पाएगा 14 नवंबर को जब चुनावी परिणाम सामने आएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।